आओ बेटा पहले ग्राफ ही करते हैं। देखो आसान था वो ग्राफ में कुछ नहीं रहा, v और बड़े r के बीच में था ना, ये फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है। i इंटू में बड़ा r, i की जगह मैं डालता हूं e बाय में बड़ा r प्लस छोटा r इंटू में साथ में बड़ा r होता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है, देखो मैं दो कंडीशन पे चेक कर सकता हूँ जब ग्राफ बनाता हूँ ऐसे, जैसे b और r है। एक तो जब बेटा r की वैल्यू 0 है और एक जब r की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। 0 और इन्फिनिटी से बाहर तो ग्राफ जाएगा नहीं, क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनिटी पे कहीं मर्जी जाके खत्म है, हमको फर्क नहीं पड़ता। अब मैं यहाँ पे अगर वैल्यू 0 पुट करता हूँ r की तो v 0, r की इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो v इन्फिनिटी, प्रॉब्लम आएगी। 0 पे 0, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, ग्राफ नहीं बनेगा। तो इसमें एक चीज करी जाती है, ध्यान से देखना, इस वाले r को उठा के मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, इस वाले r को, ठीक है। अब जब ये r नीचे आके डिवाइड होगा तो बड़ा r बाय बड़ा r 1 हो जाएगा और छोटा r बाय बड़ा r ऐसे कैसे रह जाएगा। यानी ये v और r के बीच में इक्वेशन बनी। दो कंडीशन पे चेक कर लो। पहले तो जब r की वैल्यू 0 है, जब इस r की वैल्यू 0 है, जब इस r की वैल्यू 0 डालूंगा, ध्यान से देखना, तो r बाय बड़ा r, क्या ये इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। तो 1 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, यानी v की वैल्यू 0 आ गई। जब r की वैल्यू 0 है, v की वैल्यू 0, यानी कि मैं ओरिजिन पे हूं, चेक कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से दूसरी कंडीशन इन्फिनिटी का लो, या ले लेता हूं। जब इस r की वैल्यू इन्फिनिटी है, तुम कंडीशंस मत लिखना, बस ग्राफ ध्यान रखना, r की इन्फिनिटी है तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, यानी 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, यानी यहाँ पे सिर्फ 1 बच जाएगा, यानी e अपॉन 1, v की वैल्यू किसके बराबर, e के बराबर, यानी मैं इन्फिनिटी पे चला गया, इन्फिनिटी पे जाके v की वैल्यू कितनी होगी, e। अब e से ऊपर तो वैल्यू हो नहीं सकती, बढ़ते 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 मान लो मैक्सिमम वैल्यू होगी e, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी e, अब e से ज्यादा वैल्यू नहीं होगी। ये जो ग्राफ है ना, यहाँ पे आने के बाद ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे चला जाएगा, ऐसे इस तरीके से, मतलब मैक्सिमम वैल्यू e, r की वैल्यू चाहे इन्फिनिटी तक ले जाओ, e से ज्यादा ग्राफ की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, ऐसे। ये ग्राफ था बेटा, ठीक है, खत्म, सिंपल। कंडीशन चेक करनी थी, 11th में कराते हैं ऐसे क्वेश्चंस ग्रेविटेशन में, मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्टली, पर ग्रेविटेशन में ही होते हैं, 1 प्लस r बाय r समथिंग ऐसे करके चीजें बनाते हैं। तो 11th वाले बच्चों ने कर लिया होगा, बाकी को दिक्कत आई होगी, शायद 11th वाले भी ना कर पाए हो जिन्होंने कर रखी हो, बट ऐसे ही होता है, ठीक है। एक बार r की वैल्यू 0, सॉरी यहाँ पे जो भी लिखा था मैंने गायब हो गया, ये रहा 1 प्लस r बाय r, इस r की वैल्यू एक बार 0 एक बार इन्फिनिटी, चेक कर ले, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब ध्यान से, इसके बाद हम सीधा करते हैं मीटर ब्रिज के क्वेश्चंस। मीटर ब्रिज बेटा अब दोबारा बना नहीं रहा, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने मीटर ब्रिज को आपका क्या लिखवाया था कि भाई हमने जो वो वायर लिया है, मीटर ब्रिज की जो वायर लिया है, उस वायर को एलॉय का क्यों बनाया है, वायर ऑफ मीटर ब्रिज इज मेड ऑफ एलॉय, ठीक है बेटा। अब जिसने चैप्टर पहले पढ़ रखा है उसको मैंने याद करो, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी में एक बात बताई थी कि मेटल के लिए अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ने से मेरा रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, लेकिन एलॉय के लिए कांस्टेंट रहता था। एलॉय के लिए अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता था तो एलॉय के लिए जो ग्राफ इंक्रीज करता था बहुत धीरे ऐसे, लेकिन मेटल के लिए ऐसे स्ट्रेट लाइन जाता था पूरा कांस्टेंट। यानी मेटल में तो टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टेंस बढ़ रही है, लेकिन एलॉय में ऐसा नहीं हो रहा। अब क्योंकि एलॉय में टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से रेजिस्टेंस नहीं बढ़ रही ना, इसीलिए एलॉय की बनाते हैं। समझो कैसे, मान लो ये आपकी वायर है, वायर के ऊपर मैं जोकी को रब कर रहा हूँ, रब करने से फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन आएगी तो वायर हीट होएगी, हीट होएगी तो वायर का टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर वायर का टेम्परेचर बढ़ा तो वायर की रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। और बेटा ध्यान से देखो, फॉर्मूले में आता था P/Q = L/100 - L। अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हुई, वायर की रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो जिस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आप मेजर कर रहे हो वो भी गड़बड़ आएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी और रेजिस्टेंस बढ़ने से नल पॉइंट में फर्क आ जाएगा, और अगर नल पॉइंट में गड़बड़ होगी ना
तो आपकी जो अननोन वैल्यू की अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसमें भी गड़बड़ आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो इसलिए एलॉय की लेते हैं ताकि टेम्परेचर बढ़ाने पर एलॉय की रेजिस्टेंस ना बढ़े। सिंपल आंसर है बिकॉज अल्फा ऑफ एलॉय इज लेस, therefore its temperature do not increase with increasing temperature. Therefore its resistance do not increase. Resistance do not increase with increasing temperature, so null point will not change. ठीक है, नल पॉइंट नहीं चेंज होगा, अदरवाइज नल पॉइंट में गड़बड़ आएगी और अननोन रेजिस्टेंस में भी गड़बड़ आएगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि भाई वायर को हम ऐसे, क्या बेटा अल्फा बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी टॉपिक कराया था एक अलग से। यस सर। उसका है वही, जिसके अल्फा की वैल्यू जितनी कम होगी ना उतना उसका टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम चेंज होगी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी वहां पूरा लिख देना ब्रैकेट में। फिर दूसरा था why we do not slide wire on the jockey, on the slide jockey on the wire, jockey को स्लाइड क्यों नहीं करते। ठीक है, सिंपल जस्ट उठा के क्यों रखते हैं। ठीक है, वही बात बेटा, अगर तुम जोकी को वायर पे मूव करोगे फ्रिक्शन जनरेट होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा, हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो नल पॉइंट पे फर्क आएगा। जब स्लाइड ही नहीं करते तो मेटल या अलॉय से फर्क क्या पड़ता है? क्या चीज? जब स्लाइड ही नहीं करते तो बाहर रूम टेम्परेचर से भी तो फर्क पड़ता है, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से, और भी बहुत सारी कंडीशंस होती है हीट करने की, यही थोड़ी है। ठीक है, हम तो प्रिकॉशन लेके चलते। क्या बेटा? स्लाइड के बाद स्लाइड जो की बेटा, ठीक है, बिकॉज बाय स्लाइडिंग वायर द टेम्परेचर, बाय स्लाइडिंग द जोकी, यार जोकी है वायर नहीं है, the temperature of wire can increase and hence resistance will increase and null point will shift, null point shift हो जाएगा। बुक से भी पढ़ सकते हो इसके आंसर, बुकिश लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, बहुत सिंपल कहानी है इसकी। ठीक है, दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन बताए थे, तीसरा क्वेश्चन देखना, तीसरा क्वेश्चन बड़ा प्यारा होता है, इसका आंसर याद कर लेते हैं। ऐसे ऐसे हमने वायर बनाई थी, ऐसे ऐसे हमने ऐसे स्ट्रिप्स लगाई थी, है ना, यहाँ पे एक हम ऐसे गैल्वेनोमीटर लगा के जोकी लगाते थे, नीचे बैटरी लगी होती थी। क्वेश्चन देखो क्या पूछता है, इफ द पोजीशन of battery and galvanometer change, if the position of battery and galvanometer रिप्लेस करने को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इंटरचेंज। हाँ, if the position of battery and galvanometer interchanges then what will be the effect on balance length, balance point, null point।
ठीक है बेटा, आंसर है नो चेंज। आप गैल्वेनोमीटर और अपना ये बैटरी, इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, मतलब या बैटरी लगा दो और या गैल्वेनोमीटर लगा दो, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, बैलेंस पॉइंट सेम। सिंपल आंसर लिख के आना, नो चेंज। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन था ये। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा थोड़ा अच्छा है, पूछता भी है काफी चाहे जितना भी पूछता है। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जो कॉपर की स्ट्रिप्स है उनको मोटा क्यों लिया जाता है, मेरे जैसा क्यों नहीं लिया जाता। ठीक है, कॉपर स्ट्रिप्स को थिक क्यों लिया जाता है। देखो यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप्स लगी होती है ऐसे, एक ये लगी होती है, एक ये, कहते हैं इनको मेरे जैसा क्यों लेते हैं, सॉरी मतलब लुप्टिका के जैसा क्यों लेते हैं और मेरे जैसा क्यों नहीं लेते, इनको थिक क्यों लिया जाता है। समझो बेटा, एक्चुअल में क्या होता है, मैं एक्चुअल में तो कहानी ये लिखता हूँ P/Q इज इक्वल टू L बाय 100 माइनस L, है ना। यहाँ पे कुछ लेंथ होती है वायर की, बैलेंस लेंथ है L, 100 माइनस L। अब ध्यान से देखना, एक्चुअल में तुम देखोगे ना वायर के साथ ये वाली एंड रेजिस्टेंस भी जुड़ी हुई है। जब मैं जोकी को मूव कराता हूँ ना तो सिर्फ इतनी वायर की रेजिस्टेंस नहीं आती बेटा, साथ में ये वाली रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाती है। हम लिखते हैं ये फॉर्मूला मीटर ब्रिज का, पर एक्चुअल फॉर्मूला ये नहीं होता। एक्चुअल फॉर्मूला देखो ये होता है P/Q, ऊपर दो रेजिस्टेंस लगी होती है ना, P/Q। यहाँ पे सामने देखो क्या होता है, L प्लस इस कॉपर स्ट्रिप की रेजिस्टेंस, इसको AB बोल दो, इसको CD बोल दो, तो ये कॉपर स्ट्रिप की रेजिस्टेंस भी साथ में ऐड होती है बेटा, ध्यान रखना। रेजिस्टेंस कॉपर स्ट्रिप की मतलब AB करके लिखा है तो L प्लस, वही बात बेटा, जो भी कॉपर स्ट्रिप की लेंथ होगी ना, मैं उसके हिसाब से उसका रेजिस्टेंस निकाल लूंगा। वही कहानी लेके कि 1 मीटर कॉपर स्ट्रिप की रेजिस्टेंस को R मानूंगा तो L की LR करके निकाल लूंगा। ठीक है, बट मैं अभी R और कॉपर लिख रहा हूँ, यानी कि ये कॉपर की जो रेजिस्टेंस है वो भी फॉर्मूले में वायर के साथ ऐड होती है। तो जब ये वायर के साथ ऐड होगी तो बेटा जो आंसर है ना वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि नल पॉइंट बदल जाएगा, जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो बदल जाएगी। इसी वजह से देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी वैल्यू बड़ी रखता, मान लो मैं कॉपर स्ट्रिप्स को मैं थिन रखता तो एरिया कम होता, है ना। अगर एरिया कम होता तो रेजिस्टेंस ज्यादा होती, रेजिस्टेंस ज्यादा होती तो नल पॉइंट में ज्यादा गड़बड़ आती। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, एरिया बढ़ा देता हूँ। एरिया बढ़ाने से इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है, और इतनी कम हो जाती है कि मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। इसी वजह से फॉर्मूले में नहीं लिखते। और ये जो तुम्हारी रेजिस्टेंस मैंने डाली है ना ऊपर की एक्स्ट्रा, इसको एंड रेजिस्टेंसेस बोलते हैं, एंड रेजिस्टेंसेस। बकायदा क्वेश्चन आता है इस पे, और आया भी हुआ लास्ट 2 साल पहले। अभी जब सैंपल पेपर लगवाएंगे तो दिखाऊंगा, बहुत लंबा 10-12 लाइन का आंसर लिखा हुआ है, हम नहीं लिखेंगे, हमको ये पता है। ये एंड रेजिस्टेंस होती है क्योंकि वायर के एंड में लगी हुई है। तो एक्चुअल मीटर ब्रिज का फॉर्मूला ये है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। यहाँ पे मीटर ब्रिज खत्म होता है, हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है और कि 50 मीटर पे मतलब 50 सेंटीमीटर एग्जैक्ट सेंटर पे क्यों आना चाहिए नल पॉइंट। उससे फायदा होता है बेटा, दोनों तरफ हमारी रेजिस्टेंस बैलेंस रहती है 50-50, तो उसकी जो वैल्यू आती है रेजिस्टेंस की वो एक्यूरेट आती है। ठीक है, उसका आंसर भी देखेगा हम सैंपल पेपर में कभी। हटा दो ये, लिख लेना इसको अंग्रेजी में। एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो फॉर्मूले के अंदर नेग्लेक्ट कर पाएंगे, और हमारा बैलेंस पॉइंट या अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बेटा प्यारी प्यारी हेडिंग बना लो। यूनिट 2 पार्ट 3, बहुत छोटा है, शायद 2 दिन सिर्फ। इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ रखा है, खूब अच्छे से 10th में पढ़ के आए हो,
तो कोई टेंशन नहीं आएगी इसमें खास। थोड़ा कंसेप्ट ब्रीफ कर देगा आपके, ध्यान से देखो, समझते हैं। हम बात करते हैं बैटरी की। आपने ऐसे बैटरी या सेल देखा होगा इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। आपको पता है सेल के पॉजिटिव में से करंट निकलता है ऐसे, और घूम के आता है, रेजिस्टेंस को देता है और नेगेटिव में एंटर करता है ना, ऐसे। यहाँ पे बैटरी से एनर्जी लेता है, एनर्जी गेन करता है, घूम के आता है यहाँ पे वापस, एनर्जी लेता है, घूमता रहता है ऐसे। चार्ज घूमता है, इलेक्ट्रॉन बताया था ना, चार्ज निकलता है पॉजिटिव से और नेगेटिव में जाके एंटर करता है। ध्यान रखना फिर वही बात, चार्ज घूमता है, बैटरी चार्ज पैदा नहीं कर रही, सिर्फ चार्ज को सर्कुलेट कर रही है। या बैटरी चार्ज को एनर्जी देती है, एनर्जी लेके जाता है, रजिस्टर को देके आ जाता है, वापस फिर आगे एनर्जी लेता है, ऐसे घूमता रहता है। सवाल आता है, ये जो बैटरी एनर्जी दे रही है कितनी है, या बैटरी का जो पावर यूज हो रहा है ये एनर्जी देने में, वो पावर कितना है, ठीक है। पावर का फॉर्मूला तो सबको पता है बचपन से, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, यही होता है ना। बचपन से भी यही फॉर्मूला होता है, जवानी में आके भी यही, बदलने तो वाला नहीं है। मम्मी, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है बेटा, वर्क अपॉन टाइम। अब अगर मैं वर्क निकाल के उसको टाइम से डिवाइड कर दूं तो मेरा काम बन गया, ठीक है। मैं वर्क निकाल के टाइम से डिवाइड कर दूं, मेरे को पावर मिल जाएगा। अब आपको मैंने याद करो यूनिट नंबर 1, पोटेंशियल पे वापस आते हैं, बेसिक्स, सब बेसिक से होगा। पोटेंशियल की डेफिनेशन, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी चार्ज को यहाँ से उठाकर यहाँ तक लेके आने में जितना मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा वही मेरा पोटेंशियल होगा। क्या ऐसा हमने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे वर्क डन लिखूं, पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखूं, तो पोटेंशियल बोलता है वर्क डन, जो चार्ज को उठा के लेने आने आकर, मतलब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में करना पड़ा, वो मेरा पोटेंशियल हो गया। एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में जितना वर्क करना पड़ा वो मेरा पोटेंशियल हो गया, हो गया। यानी यहाँ से W का फॉर्मूला बन गया QV, बना। अब एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा था, I इज इक्वल टू Q/T, पहला फॉर्मूला सबसे चैप्टर का। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या आएगी, I इंटू में T। Q की वैल्यू क्या आएगी, I इंटू में T, टाइम डाल दिया, और साथ में V ऐसे का ऐसे, ठीक है, I बड़ा डालो। तो वर्क का फॉर्मूला क्या बना, VIT, और बच्चा पावर आपका क्या होता था, वर्क बाय टाइम, यानी कि VIT डिवाइड बाय में टाइम, टाइम से टाइम भरा, पावर का फॉर्मूला आ गया VI, पहला फॉर्मूला, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो पावर का फॉर्मूला आया है ये है पावर डिसिपेटेड बाय बैटरी, कि हमारी बैटरी कितनी पावर वेस्ट कर रही है। क्या बता रहा है ये फॉर्मूला हमको, कि हमारी बैटरी कितनी पावर डिसिपेट कर रही है, ठीक है। VI ये है पावर डिसिपेटेड बाय बैटरी, वेस्ट कर रही है जो। तो एक बात आपको समझ आ गई, जब भी बैटरी की पावर पूछेगा कितनी डिसिपेट कर रही है, आप V इंटू आई को मल्टीप्लाई कर दोगे। ध्यान रखना, ये पावर डिसिपेट बाय बैटरी है, ये जो रेजिस्टेंस कितनी पावर खा रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं की, सिर्फ सेल की, सेल लिखो, बैटरी क्यों लिख रहा हूं मैं, बैटरी सेल की बात है, ठीक है। एक से ज्यादा सेल लगाते हैं तो बैटरी, तो सेल कितनी पावर डिसिपेट करता है वो आपको VI इस फॉर्मूले से पता लगता है, ठीक है। करो नोट, फिर रजिस्टर की पावर की बात करते हैं। चलिए आप क्या कर रही थी सर पावर की बात? कहाँ पे, ये पावर की बात सर। डिसिपेटेड बेटा, डिसिपेटेड, वेस्ट होना, ऊपर के लिखा है इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। चैप्टर का नाम ही गलत लिख रहा हूँ, क्या बदतमीजी हो रही है। लाइट चली गई, गर्मी लग रही है मेरे को, आज तो कैसे ही पढ़ाएंगे बेटा। किसी का बिजली बोर्ड में कनेक्शन है तो फोन करो कि लाइट भेज दे थोड़ी, ना तो आज पसीना में पता नहीं क्या ही हाल होने वाला है, ठीक है बेटा। क्या लिखा है आपने? क्या लिखा है, एक पे ऊपर डायग्राम में
क्या करेगी तू? सच बताइए भाई मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ, मैंने सारा सुना, पर ये आई क्यों नहीं सुना है, मतलब क्या ये करंट अलग निकलेगा अलग पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा, तो करंट अलग- निकलेगा मतलब चार्ज क्यों? निकलना, एक ही बात है करंट मेरे निकलना। को वो ये क्यों, मुझे पता है क्यों चार्ज और आई करंट है, लेकिन ये आपने एक पे क्यों, एक पे आई वैसे दिखा दिया वो तो मत दिखा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे लगा ये ऐसे ऑर्डर में क्यों लिखा है। हटाओ बेटा इसको। मैं मत बताओ। देखो अब इसकी बात करेंगे, हमारी प्यारी सी रेजिस्टेंस, पावर डिसिपेटेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितनी पावर वेस्ट करता है बेटा, ठीक है। ये करंट रेजिस्टेंस में तो जाता है, जैसे मान लो पंखा लगा है, बल्ब लगा है, बैटरी से चार्ज गया, चार्ज ने पंखे को एनर्जी दी, पंखा चला, वापस आया, बैटरी से एनर्जी दी, फिर एनर्जी इसको दी, फिर आया, फिर बैटरी से एनर्जी ली, फिर एनर्जी पंखे को दी, कूलर को दी, एसी जो भी लगा रखा है, और घूम के आ गया। यानी जो भी आपकी रेजिस्टेंस है हमेशा पावर खाएगी, मतलब हमेशा वोल्टेज खाएगी, वोल्टेज खाएगी तो कहाँ गया फॉर्मूला, कुछ ना कुछ पावर वेस्ट करेगी। तो रेजिस्टेंस का पूरी लाइफ में एक ही काम होता है, पावर को बर्बाद करना, सिर्फ पावर को बर्बाद करती है, ठीक है। अब देखो देखो बेटा, जितनी पावर बैटरी ने दी उतनी ही तो पावर रेजिस्टेंस खाएगा, वो नया अपने आप तो बन नहीं रहा, जितना चार्ज बैटरी से आया उतना चार्ज ही तो वहां पे गया, ये हेडिंग बना लेना, उतना चार्ज ही तो रेजिस्टेंस के अंदर गया, तो पावर सेम फॉर्मूला नहीं हो सकता, ठीक है। चलेगा ये वाला फॉर्मूला, पर यहाँ पे दो फॉर्मूले और बनते हैं। देखो अगर मैं V की जगह पुट कर दूं IR, V की जगह पुट कर दूं IR, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा पावर का I²R, तो ये दूसरा फॉर्मूला बना, ठीक है। अगर मैं I की जगह पुट कर दूं V/R इसी में, तो पावर का एक फॉर्मूला और बन जाएगा V²/R। ये तीन फॉर्मूले बन गए, और तीनों में से किसी फॉर्मूले को मर्जी यूज कर लो, पावर डिसिपेट इन रेजिस्टेंस निकल जाएगा। रेजिस्टेंस में पावर डिसिपेट निकालनी है, कोई भी फॉर्मूला लगाओ, लेकिन अगर सेल कितनी पावर दे रहा है वो निकालना है तो सिर्फ ये फॉर्मूला लगेगा, ध्यान रखना। सेल के लिए सिर्फ पहले वाला, और रेजिस्टेंस के लिए तीनों। उसमें भी देखो ये वाला फॉर्मूला तब लगता है, ध्यान रखना, जब रेजिस्टेंस सीरीज में होती है, ये वाला तब लगता है जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होती है। ये क्या बोल रहे हो सर? कुछ नहीं बोल रहा बेटा। रेजिस्टेंस में एक मिनट, सीरीज में रेजिस्टेंस, करंट सीरीज में करंट सेम होता है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो पावर रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो चीज सेम होती है उसको हटा देंगे, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा क्या बोल रहा है अभी, ठीक है, नोट करो। ये बेटा हटाऊं ये। अब पावर की बात करिए तो एनर्जी की भी बात कर लेते हैं साथ साथ, है ना। एनर्जी क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना। पावर हमारा होता है एनर्जी बाय टाइम, वर्क बाय टाइम होता है। एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, यूनिट नंबर 4 चैप्टर नंबर 11। इतना आप काम करोगे उतनी आपकी एनर्जी होगी, कुछ नया थोड़ी है। तो पावर का फॉर्मूला पहला आपने पढ़ा VI, ठीक है। तो एनर्जी बाय टाइम, ठीक है, ये टाइम जाके मल्टीप्लाई होगा, एनर्जी का फॉर्मूला बन गया VIT, खत्म। V की जगह डालो IR तो बनेगा I²RT, I की जगह डालो V/R तो बनेगा V²/RT। कुछ नया थोड़ी है, खाली मल्टीप्लाई हो गया टाइम से, ठीक है ना बेटा। वही, अब एक बात और सीख लो, ऐसे ही थोड़ी कॉम्पिटिटिव हो जाती है, बतानी चाहिए। अगर तो एनर्जी कांस्टेंट है तो आप ऐसे कर देते हो, बट अगर तो एनर्जी कांस्टेंट नहीं है तो ध्यान है ना, डिफरेंशिएशन करते थे, एनर्जी हो सकता है वेरिएबल हो, तो d/dt कर देंगे। तो इसमें कर लेना, एक तरफ रखना dE, दूसरी तरफ p.dt, इंटीग्रेट करा, टाइम ले लो 0 से t, एनर्जी स्टार्टिंग में 0 बाद में E, तो ये बन गया P, मतलब यही फॉर्मूला बन गया। पूरा सोल्व नहीं करेगा, आना तो वही है। अगर वेरिएबल दिया हो
तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। और अगर कांस्टेंट दिया हो तो इस तरीके से। पहले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा ये क्या है, व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज कांस्टेंट। वीडियो नहीं बन रही आज क्लियर, लाइट चली गई ना। चलो कोई नहीं, करे बेटा क्वेश्चन। तीन ही फॉर्मूले है, ये सीरीज में, ये पैरेलल में, और ये सेल के लिए, खत्म। और कुछ नहीं करेंगे हम पूरे इसके अंदर, पावर के अंदर, बस इन 2-3 फॉर्मूलों पे ही खेलेंगे। ये पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन ही बहुत आसान है। क्या क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है, देखो 2 पार्ट इकट्ठे कर लेते हैं, वेरिएबल वाला समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे, ये 2 ओम की रेजिस्टेंस, करंट फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर, 2 सेकंड के लिए फ्लो कर रहा है। फाइंड एनर्जी, फाइंड एनर्जी। सेम क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है ऐसे, कह रहा है करंट फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 2 ओम, टाइम दे रहा है फिर से 2 सेकंड, फाइंड एनर्जी इन 2 सेकंड। ट्राई करो, मैं इनके डालू इतने। दूसरे वाले में डिफरेंशिएशन होगा, पहले वाले में नहीं होगा, बस सॉरी इंटीग्रेशन कर। कितना आसान था क्या, E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। आई स्क्वायर आर टी क्यों निकालना है, वी आई टी लगाना है। वी आई टी लगा दे, वी तो है ही नहीं है। सब 2 ओम दे रखा है, तो आई स्क्वायर आर टी लगेगा। मेरा 2 वोल्ट की बैटरी सबसे दिखने का सरल है, मेरा 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी है। मार्केट खाली हो रहा है। आई बेटा देखो पहला वाला, पहले वाला तो बहुत ही सिंपल था। क्या हो गया, कुछ नहीं, आई स्क्वायर आर टी लगा दो, वोल्टेज नहीं दी हुई तो करंट वाला उठा लिया। आई की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 2, टाइम 2, 9 टू जा 18 टू जा 36 जूल जा, जो भी एनर्जी आ गई हमारी। दूसरा, अब बेटा अब ये लगा दो, क्योंकि बेटा ध्यान से देखो, आपकी जो कहाँ गया, उसमें कुछ दिया नहीं, करंट 3 एम्पीयर दी मैंने, फिर कुछ इसमें मिस कर दिया। 1 सेकंड रुको, क्वेश्चन में क्या मिस कर रहा है, करंट 3 एम्पीयर नहीं है, इसमें करंट की वैल्यू दी हुई है I इज इक्वल टू 2t। चेंज कर लो बेटा, I इज इक्वल टू 2t। करंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है, अगर टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो t की वैल्यू 1 होगी तो करंट होगा 2, t की वैल्यू 2 पे करंट 4, t की वैल्यू 3 पे करंट 6। और जब ऐसा होता है तो इंटीग्रेट करना पड़ता है। ऐसे भी कर सकते हैं, t को एक बार 0 रख लो, एक बार 1 रख लो, ऐसे नहीं होता, नहीं होता। 11th में सिखाया तो था, छोटे छोटे स्टेप्स काटने होते हैं, टक 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 टक, वो सारी कहानी। बेटा देखो एनर्जी निकालनी है, डी का इंटीग्रेशन ई, अच्छा पावर की जगह पुट करोगे आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर डॉट डी टी, ठीक है। आर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। आई की जगह पुट करोगे 2t, आई की जगह क्या पुट करोगे 2t, 2t का स्क्वायर होगा 4t का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा t स्क्वायर डॉट dt, ठीक है ना बेटा। लिमिट क्या है, स्टार्टिंग में 0 सेकंड, लास्ट में 2 सेकंड, इज इक्वल टू एनर्जी। अब यहाँ पे कर दो सोल्व, E इज इक्वल टू 4, R की वैल्यू कितनी है 2 ओम डाल दी, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t की क्यूब बाय 3, लिमिट्स 0 से 2, 4 इंटू 2, 2 का क्यूब 8, 8 बाय 3 माइनस 0 बाय 3, खत्म। अब ये बनेगा 4 दूनी 8, 8 8 64, 64 बाय 3 जूल बेटा, ये आंसर है, ठीक है। तो बस वहाँ पे कर रहा था सिंपल तरीके से, यहाँ पे कर दिया डिफरेंशिएट।
सा वाला हटाऊं, ये हटा रहा हूँ। अब देखो सिंपल सिंपल बच्चों वाले क्वेश्चन देखो फटाफट। 3 रेजिस्टेंसेस 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm are connected. पहला पार्ट इन सीरीज, दूसरा पार्ट इन पैरेलल। पूछ रहा है who will generate more heat, या विच रेजिस्टेंस लिख लो क्योंकि सीरीज में अलग खेलेंगे और पैरेलल में अलग। जनरेट मोर हीट, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो सीरीज में बेटा कौन सा फॉर्मूला बताया था, I²RT। सर I²RT क्यों लगा रहे हो बेटा, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है तो तीनों का वोल्टेज अलग अलग है, मैं क्या करूँगा अलग अलग निकालूंगा थोड़ी। फॉर्मूला देखो पहले सीरीज में हीट का फॉर्मूला होता है I²RT, सीरीज में करंट सेम होता है, टाइम तो सेम है बेटा, दोनों में सेम टाइम के लिए फ्लो कर रहा है, ठीक है। जनरेट मोर हीट इन सेम टाइम। तो यहां से आप ध्यान से देखोगे तो हीट रेजिस्टेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जिस डिवाइस की रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा उसकी हीट उतनी ज्यादा, यानी 3 ओम वाले की, फिर 2 ओम वाले की, फिर 1 ओम वाले की, ठीक है। फिर पैरेलल में खेल रहा है, पैरेलल और भी आसान है, पैरेलल 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 में ये लगा दो V²/R इंटू में T। हीट इज इक्वल टू एनर्जी होता है, ठीक है, तो टेंशन मत लेना कि हीट कहाँ से आ गया। V कांस्टेंट, T कांस्टेंट, हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी हीट कम। अब 3 ओम की कम, 2 ओम की ज़्यादा, 1 ओम की सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। हटाओ बेटा, हटा रहा हूं बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, 2 कॉपर वायर्स, कॉपर किया मतलब रो सेम दे रहा है, ऑफ अनइक्वल लेंथ, अनइक्वल लेंथ कोमा इक्वल एरिया। रो का हमें क्या करना है इसमें? इसका रो का रो का क्या करना है, आप ही बोल रहे हो। आएगा भी आएगा देख। हु विल या विच विल, विच लिखते हैं ना, विच विल प्रोड्यूस मोर हीट, पहला पार्ट इन सीरीज, सेकेंड पार्ट इन पैरेलल। लगाओ दिमाग, सीरीज में कौन करेगा, पैरेलल में कौन। फॉर्मूला भैया कुछ नहीं बदलेगा, सीरीज में लगेगा I²RT, है ना, करंट सेम होता है तो हीट रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, पर रेजिस्टेंस तो दे ही नहीं रहा, ये रेजिस्टेंस नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो L/A, एरिया सेम बोल रहा है, रो सेम बोल रहा है, यानी ये भी तो लिख सकते हैं हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लिख सकते हैं ना बेटा। अगर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो जिसकी लेंथ ज्यादा उसकी हीट भी ज्यादा, सिंपल, ठीक है। सीरीज में लॉन्गर वायर विल प्रोड्यूस मोर मोर हीट, और उसमें शॉर्टर वायर
बेटा तेज तो नहीं हो रहा ना, ये आसान चैप्टर है इसलिए थोड़ा फास्ट हूँ। ये तो बहुत बच्चों वाला चैप्टर है। इसमें देखो वही बात, R इज इक्वल टू रो एल बाय में, रो सेम है, एरिया सेम है। अब लेंथ नीचे आएगा रो एल, तो यहाँ पे हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जिसकी लेंथ ज़्यादा वो वायर ज़्यादा कम हीट करेगा, जिसकी लेंथ कम शॉर्टर वायर will produce more heat, more heat, more heat, more heat। लिख लो। अब इसी में और स्मार्टनेस क्या करेगा, मटेरियल अलग अलग देगा। कहेगा एक कॉपर की वायर एक मैंगनीन की, रेजिस्टेंस में कराए थे क्वेश्चन, एक कॉपर की एक मैंगनीन की है, सेम लेंथ सेम एरिया, तो दे दे भाई जिसकी मर्जी। उसमें हम लेंथ सेम एरिया सेम, तो रो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लो हो जाएगा, रो हो जाएगा। और इस वाले में हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। तो कैसा मर्जी क्वेश्चन बना दे हम मिला देंगे। लेंथ सेम दे दे, एरिया अलग दे दे तो भी कर देंगे, मटेरियल अलग अलग दे दे तो भी कर देंगे, लेंथ अलग अलग दे देंगे तो कर ही लिया। ज्यादा हो गया बोरिंग है वो। ऐसा एलएसटी में यही तो पढ़ा था। ऐसे क्वेश्चन देगा। और अब यहाँ से फिर एक अच्छा कंसेप्ट आएगा पावर रेटिंग का, मजा आएगा उसके बाद। बेटा एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ, मजा आएगा देखना। क्वेश्चन 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 क्या है ये, अजीब ही है ये। बॉलीवुड टू हाफ, ठीक है। देखो करना ट्राई, अगर मन बने तो। हाँ थोड़ा टफ है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन लिख देता हूँ थोड़ा लंबा भी। और हीटर कोई, बेटा हीटर वो जो सर्दियों में जलाते हैं, हाँ ये तो ठीक है। ये कह रहा है बॉइल्स वाटर इन 10 मिनट, 10 मिनट में पानी गर्म कर रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है आधे हिस्से में काट दिया उसको, 2 बराबर हिस्सों में, और बराबर हिस्सों में काटने के बाद एक पार्ट को यूज कर रहे हैं और दूसरे पार्ट को फेंक दिया। 2 में से एक पार्ट को यूज कर रहे हैं, कह रहा है हाउ मच टाइम, अब कितना टाइम लगेगा सेम अमाउंट ऑफ पानी को गर्म करने में, ठीक है। हाउ मच टाइम इन हीटिंग सेम अमाउंट ऑफ वाटर। अब इसमें लॉजिक लगेगा, एरिया हाफ हो गया ना इसमें। कुछ हाफ नहीं हुआ, कटिंग से कभी एरिया हाफ नहीं होता, स्ट्रेचिंग से होता है, ठीक है। करो ट्राई, कुछ लॉजिक बता दो मेरे को और आंसर दिया करो बेटा। पूछता हो तो गलत भी होगा तो मैंने तो कौन सा कुछ कहना है, फोन में से निकल के मैं आ नहीं सकता। और गलत होता है तो उल्टा क्यूरियोसिटी बढ़ती है जानने की। देखो आता है किसी के दिमाग में कोई लॉजिक तो बताओ। लॉजिक एक ही है, एक बात पे क्वेश्चन खत्म। अब ऐसे समझाते हैं इसको, याद करो छोटे होते हमसे एक पहली पूछते थे बड़ी प्यारी सी, कि मान लो बेटा जैसे कि छत पे ना एक कपड़ा सूख रहा है और इस एक कपड़े को सूखने में 5 मिनट लग रहे हैं, तो छत पे मैंने 10 कपड़े सुखा दिए, वो 10 कपड़े कितनी देर में सूखेंगे? 5 मिनट। 50 मिनट तो नहीं लगेगा ना। एक घंटे को उबलने में 2 मिनट लग रहे हैं, 10 इकट्ठे उबालोगे तो 20 मिनट थोड़ी लगेंगे। तो पानी उबाल रहा हूँ मैं, मान लो 1 लीटर, 1 लीटर को पानी 1 लीटर पानी उबालने में मेरे को देनी पड़ी है 10 जूल हीट। तो मैं चाहे क्या बोलते हैं हीटर को आधा काट दूं, चाहे 3% काट दूं, चाहे 4% काट दूं, चाहे पूरा ये अलग कर दूं, छोटा सा पार्ट ले लूं, पानी तो उतनी हीट लेगा जितनी हीट पहले ले रहा था। 1 लीटर को मतलब 1 लीटर पानी को गर्म होने के लिए उतनी हीट चाहिए होगी जितनी उसको पहले मिल रही थी, चाहे आपने हीटर को 3 हिस्सों में काटा चाहे 4 हिस्सों में काटा, ठीक है। यानी कि जो आपकी हीट रिक्वायर्ड है वो इंडिपेंडेंट है प्रोसेस के। काटो पीटो कुछ मर्जी करो, तोड़ो फोड़ो, तोड़ो फोड़ो, मोड़ो जोड़ो, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेस। वो ना पहले तोड़ूंगा
फिर फोड़ूंगा, फिर तोड़ूंगा, फिर मोड़ूंगा, हीट तो सेम ही लगेगी बेटा, चोट तो उतनी ही लगेगी, हीट सेम है। अब हीट सेम है तो सवाल ये आता है कि सर आपने आधा काटा, हीट तो सेम है, हीट सेम होने का मतलब फॉर्मूले तो 3 है हीट के, लाइट भी आ गई, 3 फॉर्मूले सेम है तो कौन सा लगाऊं, आई स्क्वायर आर टी लगाऊं, वी स्क्वायर बाय आर टी लगाऊं या वी आई टी लगाऊं। अब बेटा मैंने पहले पूरा लिया था हीटर, उसको आधा काट दिया, चाहे मैं पूरा लूं चाहे आधा लूं, बेटा मैं उसको 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट करूंगा पानी को गर्म करने के लिए। पीछे से सप्लाई कितनी दूंगा, 220 वोल्ट। ये थोड़ी है कि भाई हीटर आधा होगा तो सप्लाई आधी लेगा, नहीं, वो तो 220 वोल्ट ही ले रहा है। अगर वो 220 वोल्ट ले रहा है हीटर दोनों केस में, तो आपका वोल्टेज सेम है या नहीं, जिससे वो पानी हीट हो रहा है। अगर वोल्टेज सेम है तो ये वाला फॉर्मूला उठाओ, पी स्क्वायर बाय आर इंटू टी वन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी टू। क्या ये बात समझ में आती है, बी स्क्वायर बाय आर इंटू टी वन, ये आर वन और आर टू लिख लो, ठीक है। वोल्टेज तो सेम है, कट जाएगा, वोल्टेज तो सेम है, कट जाएगा। यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है, देखो R2 को ऊपर ले जाता हूं, R2 बाय R1 इज इक्वल टू T2 बाय T1 आएगा, यानी यहां से साफ साफ दिख रहा है R टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या टाइम की बात कर लूं, टाइम जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि 2 के सामने 2, 1 के सामने 1, तो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा उसका टाइम ज्यादा है ना। तो अब इसने क्या करा है, इसने करा था लेंथ को हाफ, लेंथ हाफ की थी ना, अगर लेंथ हाफ होगी तो रेजिस्टेंस हाफ होगी, और रेजिस्टेंस हाफ होगी तो टाइम भी हाफ लगेगा। क्या बात समझ में आती है? लेंथ हाफ कैसे हो गया, कट इनटू हाफ का मतलब तो एरिया हाफ हुआ ना। क्यों, अच्छा ज्यादा सियानी है, काट दे इसको, काटने के बाद क्रॉस सेक्शन का एरिया बदलेगा, क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है ये वाला, ठीक है बेटा। यानी कि टाइम रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पर रेजिस्टेंस में वो बात नहीं कर रहा, तो आर का फॉर्मूला क्या होता है वही, बट आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। अब हीटर का मटेरियल सेम है, ठीक है, हीटर का मटेरियल सेम है, कटिंग करने पे एरिया भी सेम होगा क्रॉस सेक्शन का, तो यानी कि टाइम लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। तो जिसका लेंथ ज्यादा उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा, हाफ हो जाएगा टाइम। यानी बेटा ये क्या हुआ, हीटर को हमने आधा काट दिया और कम टाइम में पानी बॉईल हो रहा है। कैसे, फिजिक्स बताती है कैसे, लिख लो इसको, ट्राई कर लेना। घर में हीटर लेना, जिसको पानी, जिसको मान लो 10 मिनट में जाना है वो तो पूरे से कर ले, जिसको 5 मिनट में जाना है हीटर को आधा काटे, पहले 10 मिनट लगा के, फिर 5 मिनट में पानी करके 5 मिनट एक्स्ट्रा वेस्ट करके जाए अपना आराम से ऑफिस में, ठीक है। बस बेटा लॉजिक पकड़ने होते हैं इसमें। या लिख लेना जिसको कि सेम स्विच से कनेक्ट है इसलिए फॉर्मूला लगा है। क्वेश्चन हटा के एक चीज और बता रहा हूं, यही अगर बेटा 2 हीटर सीरीज में दे देता, एक ही जगह 2 हीटर कोयल देता है, मतलब 2 हीटर कोयल अगर सीरीज में होती है ना, तो जो टाइम लगता है वो T1 प्लस T2 लगता है, और पैरेलल में जब होती है तो पैरेलल में बेटा पैरेलल वाला वही 1/t इज इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2। कॉम्पिटिटिव है बट लिख लेना जिसको लिखना हो। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ऐसे दे रहा है, ठीक है, कह रहा है कि भाई एक रेजिस्टर दिया हुआ है, इसकी रेजिस्टेंस R है और इसकी पावर दी हुई है 20 वोल्ट। पावर कितनी दी हुई है, 20 वोल्ट। तो कह रहा है पहले पार्ट में मैंने एक की जगह 3 रेजिस्टेंस लगा दी, ऐसे तीनों का रेजिस्टेंस R, पावर पूछ रहा है। दूसरे पार्ट में क्या करा, दूसरे पार्ट में तीनों पैरेलल में लगा दिया, ऐसे ऐसे, ठीक है, R R R, पावर पूछ रहा है,
तीसरे पार्ट में क्या करा, 2 सीरीज में और 1 पैरेलल में लगा दी, पावर पूछ रहे हैं। ध्यान से देखना, ये वैल्यू दी हुई है हमको एक बार पावर की, यानी सबसे पहले जब एक रेजिस्टेंस लगा रहा है तो पावर दिया हुआ है, यानी यहाँ पे पावर दिया है तो पावर का फॉर्मूला v²/r होता है। ठीक है, v²/r की वैल्यू 20 दे रहा है क्योंकि मैंने किसी बैटरी से लगाया होगा। i²r भी लगा सकते हैं बट v²/r का बेनिफिट है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो ध्यान से देखना, ये 3 रेजिस्टेंस है, मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट करा होगा, ऑब्वियस ही बात है। इन तीनों की जगह मैं एक ही रेजिस्टेंस लूंगा, इन तीनों का इक्विवेलेंट, इन तीनों का इक्विवेलेंट, और इन तीनों के इक्विवेलेंट को वो रेजिस्टेंस मिलेगा जो इसको मिल रहा है। इन तीनों को तो अलग अलग मिलेगा, वो अलग बात है, अभी मैं तीनों की बात ही नहीं कर रहा। इन तीनों को अलग अलग मिलेगा, जैसे मान लो 30 वोल्ट है तो तीनों 10-10-10 ले गए, पर मैंने तीनों का इक्विवेलेंट ले लिया, यानी तीनों मिला के तो 30 ही ले गए। v²/r इक्विवेलेंट, r इक्विवेलेंट का वैल्यू r 3r हो गया। बैटरी नहीं चेंज करी हमने, तीनों में V लगी हुई है बैटरी। भी लगी हुई है, ठीक है। v²/में 3r, ऊपर से देखो v²/r की वैल्यू 20 डाल दो बेटा, 20/3 पावर कम हो गया। ठीक है, सीरीज में खपता है, कुछ एक आएगा कुछ एक आएगा कुछ एक। पैरेलल में आओ, पैरेलल में भी फॉर्मूला वही v²/r इक्विवेलेंट। ठीक है, r इक्विवेलेंट अब की बार है, पैरेलल में होता है r डिवाइड बाय 3, तो 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, v²/r 20 और 20 × 3 60 वोल्ट। ये तो पता ना बेटा, 3 पैरेलल में लगी है तो r/3 होता है, तीनों सेम एक ही वैल्यू उठाओ, उससे जो नंबर है उससे डिवाइड। ठीक है, नहीं तो ऐसे निकाल लेना जिसको नहीं आता। 1/r इक्विवेलेंट 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, r इक्विवेलेंट की वैल्यू r/3 आ जाएगी 60। अब ये इसको भी उठा लो भाई, तू भी आ जा। v²/r इक्विवेलेंट, r और r सीरीज में 2r और r पैरेलल में, प्रोडक्ट बाय में सम, 2r का स्क्वायर बाय 2r + r 3r, एक r से एक r गया, 2r/3 आ गया, 2r/3। ठीक है, ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, v²/r की वैल्यू डाल दो 20, तो 20 × 3 60, 20 × 3 का लिखूं 30 हो जाएगा, 20 × 3 60, 60/2 = 30 वॉट। आया समझ? हाँ। तनु अटेंडेंस ले लियो बेटा।